नमस्कार दोस्तों। कंटिन्यू करते हैं अपने साइबर क्राइम के लेक्चर को। और हम आ गए हैं 33 पेज पे आउट ऑफ 110। ठीक है, 30% सिलेबस तो हमने कवर कर लिया है। चलो, ये इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या है भाई? इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, उनको गवर्नेंस करने का, उनके ऊपर रूल करने का, मतलब उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कुछ तो चीजें हो। अदरवाइज लोग तो फ्रॉड से परेशान हो जाएंगे। ठीक है ना? तो एक तरीके से इनके लिए पॉलिसी बनाना, प्रिंसिपल्स तैयार करना, रूल्स पर तैयार करना, डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर तैयार करना, या हाउ टू यूज इंटरनेट। ठीक है ना? इंटरनेट का गवर्नेंस, इंटरनेट पे भाई ये चीजें नहीं सर्च करना है, या इन सब जैसे गवर्नमेंट, आप देखते होंगे गवर्नमेंट कई बार बहुत सारे साइट्स को बैन कर देते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन को बैन कर देते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का पार्ट है। ठीक है ना? ताकि स्टेक होल्डर्स की भलाई हो सके। स्टेक होल्डर्स कौन है? जो उसके यूजर्स हैं, मैं, आप, बच्चे, पेरेंट्स, सब स्टेक होल्डर हैं। कोई कंपनी, तो इन सब पे जब तक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस नहीं होगी, इन सब चीजों पे नहीं होगी, तो जो सोसाइटी है उनकी हेल्प के लिए, उनकी भलाई के लिए ये सब किया जाता है। अब जैसे कि मान लो मेरा आईपी एड्रेस, मैं जहाँ रहता हूँ, उस जिस इंटरनेट को यूज कर रहा हूँ, उसका एक आईपी एड्रेस है। अगर कल को कुछ गलत होता है तो मुझे उस आईपी एड्रेस से लोकेट कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके ये सब क्यों है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस ही तो है ये। आप ये पूरा एक बार रीड कर लेना, जो मैंने आपको समझाया है ये वही है। नाउ इंटरनेट गवर्नेंस हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटरनेट गवर्नेंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इट कंसिस्ट ऑफ इवॉल्विंग पॉलिसीज, उनके लिए भैया पॉलिसीज बनाओ, मैकेनिज्म तैयार करना, अंडर विच द इंटरनेट कम्युनिटी मैनी स्टेक होल्डर्स मेक डिसीजंस अबाउट द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ द इंटरनेट। इसमें क्या होते हैं? सारे पॉलिसीज तैयार होते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं, कैसे इंटरनेट का यूज होना चाहिए, कैसे इंटरनेट की डेवलपमेंट होनी चाहिए, और इंटरनेट को कैसे कंट्रोल करें। इट कंसिस्ट ऑल ऑफ द कलेक्टिव रूल्स, इसमें सारे रूल्स, प्रोसीजर्स, प्रोसेस और रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं जो social actors shared expectation practices interaction and result in practices and operation that are in that are consistent with the sovereign right of states and the social market interest and end user and मतलब ये पूरी की पूरी कहने की बस यही कोशिश की जा रही है कि बहुत सारे रूल्स, प्रोसीजर, प्रोसेस बनाएंगे ताकि सोसाइटी का भला हो, देश की जो प्रभु मतलब हिंदी में पता नहीं क्या संप्रभुता बोलते हैं, मतलब जो यूनिटी है, सोवरेन राइट्स है किसी राज्य के, किसी सोसाइटी की, वो सब खतरे में ना रहे। नाउ इट इंक्लूड्स एग्रीमेंट्स अबाउट स्टैंडर्ड्स, इसमें स्टैंडर्ड्स तैयार होते हैं, पॉलिसीज तैयार होते हैं, रूल्स तैयार होते हैं। और किसके लिए? ताकि कल हो के डिस्प्यूट हो जाता है तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसीजर्स भी हो कि भाई डिस्प्यूट को कैसे सही किया जा सके। इट इज नॉट लिमिटेड टू टेक्निकल इश्यूज ओनली, ये टेक्निकल इश्यूज तक ही लिमिटेड नहीं है, इसमें सारा का सारा सोशल भी है, इकोनॉमिक भी है, नेशनल सिक्योरिटीज इश्यूज में, भाई देश के डाटा की चोरी हो जाना, इंडियन आर्मी के किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन शेयर हो जाना बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। या भारत की कुछ सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनकी इंफॉर्मेशन शेयर कर देना। अब तो ज़्यादातर चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें हो रही हैं, तो डे टू डे टेक्निकल और ऑपरेटिंग वर्किंग जो है इंटरनेट के, उसके पब्लिक पॉलिसी को ध्यान में रखना, इंटरनेट पे जो क्राइम हो रहे हैं उसको, उससे डील करने के लिए ये सब तैयार किया जाता है, जो आपके ये सारे के सारे इंटरनेट गवर्नेंस है। नाउ स्टेट्स कंट्रोल इंटरनेट रिलेटेड पॉलिसीज। जो राज्य है, राज्य अपने अपने इंटरनेट रिलेटेड पॉलिसीज बनाए, अपने अपने बॉर्डर में बनाए, अपने अपने लोगों के लिए बनाए, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए बनाए, है ना, कुछ चीज़ों को ब्लॉक करने के लिए, फिल्टर करने के लिए बनाए, तो वो सब इंटरनेट गवर्नेंस का पार्ट आएगा। अब ये आगे देखते हैं। However, there are certain bodies that looks after different aspect of internet। अब कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो इंटरनेट गवर्नेंस के पार्ट को देखते हैं, जैसे कि इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ICANN। एक ये प्राइवेट सेक्टर है, मतलब प्राइवेट कंपनी कह सकते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो 1988 में बनाया गया अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विद द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ये अब यूएस की बात हो रही है, वहां पे ये सब बनाया गया ताकि वो इन सब चीजों को ध्यान में रखें। दूसरा है इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, IANA। ये ग्लोबल कोऑर्डिनेशन, या ये आईपी को लोकेट करने के लिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल को बनाने के लिए, उनके एड्रेस डिफाइन करने के लिए बनाया गया, ताकि हर एक बंदे का आईपी एड्रेस अलग अलग होता है।
इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, जैसे स्पेशल फोर्स होती है ना, ऐसे इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है, ये भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनली पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स इसमें शामिल होते हैं। ये भी यूएस में फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया, बस यहाँ पे नाम ही याद करना। इंटरनेट सोसाइटी आईसीओसी, ये भी एक अमेरिकन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1992 में बनाया गया इंटरनेट गवर्नेंस के लिए। देखो हम यहाँ 2000 और 2008 का एक्ट पढ़ रहे हैं और वो लोग कहाँ से बात कर रहे हैं, 1992 की बात कर रहे हैं। हमसे वो लोग बहुत आगे हैं, पता नहीं क्या क्या वो पहले ही ऑलरेडी बना चुके हैं। 1993 की बात हो रही है, देखो यहाँ पे हम धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, एक इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, ये कमिटी है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स का, एंड एडवाइजरी बोर्ड, बॉडी ऑफ द इंटरनेट सोसाइटी, एडवाइजरी बॉडी है इंटरनेट सोसाइटी की। नाम बहुत है, बस नाम याद रखो। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब, ये जो www डॉट है, बताओ ये 1994 में ही बन गया ये। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ISO, ये फाउंडेड ऑन, बताओ ये क्या 1947 में बनाया गया नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये इसमें 162 देश कंट्रीज हैं जो ये सब डिसाइड करते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स IEEE, जो कि 1963 में बल्कि में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर इंस्टीट्यूट, ये सब बना, ये भी इसमें रिलेटेड काम करते हैं। ऐसा नहीं है कंप्यूटर के लिए बनाया गया था, ये किसी और चीज के लिए बनाया गया था, बट ये भी अब इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर बनाया गया इन 1947। ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, 1947 में ही बना दिया जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। नाउ इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन IEC, ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रिपेयर करते हैं, पब्लिश करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक और रिलेटेड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब चलते हैं, हम पढ़ते हैं साइबर जुरिडिक्शन। ये मान लेते ये मैप है और ये मान लेते ये दिल्ली का मैप है, तो ये जो दिल्ली की जुरिडिक्शन बोलेंगे इसे, ठीक है ना। एक से पानी पी लेते हैं। तो jurisdiction means the authority which a court has to decide matters that are litigated before it or take cognizance if matter presented in a formal way for its decision। jurisdiction मतलब एक authority है जहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगी ऐसे मैटर्स का जो कि किसी के खिलाफ, या कोई कॉग्निजेंस मतलब होता है आपने क्राइम कर दिया उसके बाद आपको जेल होगी नहीं होगी, ऐसे टाइप के डिसीजंस के लिए जुरिडिक्शन कुड बी सेड दैट इट इज अ पावर, ये एक पावर है, एक अथॉरिटी है कोर्ट की डिसाइड कि भाई कौन कौन से मैटर्स कोर्ट के सामने आएंगे नहीं आएंगे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट जुरिडिक्शन ओवर एक्टिविटीज ऑन द इंटरनेट हैज बिकम अ बैटल ग्राउंड। अब लेकिन इंटरनेट के केस में एक बड़ा ही एक ऐसा बन गया है, एक जहाँ पे लड़ते हैं लोग, बैटल ग्राउंड मतलब जहाँ पे लड़ाई होती है, युद्ध क्षेत्र, फॉर द स्ट्रगल टू स्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ इन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी के लिए लॉ बनाना ही बहुत बड़ा चैलेंजिंग लगता है। द राइज ऑफ ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क, भैया ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क बहुत आगे बढ़ रहा है, डिस्ट्रॉइंग द लिंक बिटवीन जोग्राफिकल लोकेशन। अब यहाँ पे जोग्राफिकली अब यहाँ बैठ के यूएस की पढ़ाई कर सकते हो, या यूएस का बंदा यहाँ की चीजें देख सकता है, आप यहाँ बैठ के यूएस के यूट्यूब को एक्सेस कर सकते हो, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मूवी देख सकते हो। तो जो लोकल गवर्नमेंट है, द पावर ऑफ लोकल गवर्नमेंट टू असर्ट कंट्रोल ओवर ऑनलाइन बिहेवियर, अब उनको प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन बिहेवियर पे कंट्रोल करना। द इफेक्ट ऑफ ऑनलाइन बिहेवियर और इंडिविजुअल और थिंग, इन ऑनलाइन बिहेवियर का क्या असर रहता है इंडिविजुअल पे। आजकल लोग ऑनलाइन इतनी दुनिया बिताते हैं कि अब छोटी छोटी चीजों में वो मतलब पिक्चर्स लेने में बिजी रहते हैं, या फिर आप उसको कह सकते हो सोशल मीडियाज पे अपलोड करने में, या हर एक छोटी छोटी चीज की इंफॉर्मेशन। तो अब ऑनलाइन बिहेवियर लोगों का बदल रहा है। अब उनके 10 दोस्त हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उनके 1000 लाइक्स होने चाहिए उनकी फोटोज पे, या 1000 उनके फॉलोअर्स होने चाहिए, इससे मैटर करता है अब उन्हें। तो अब ऑनलाइन बिहेवियर जो लोगों की है वो सब बदलती चली गई है। पहले हम दोस्तों से मिलते थे तो हमें खुशी होती थी, लेकिन अब हमें
दोस्तों से मिलने से ज़्यादा खुशी होती है कि हमने कोई फ़ोटो क्लिक किया है, अगर हमें उसे अपलोड किया किसी सोशल मीडिया पे या प्लेटफॉर्म पे, तो उस पर लाइक्स कमेंट्स कितने आए। The legitimacy of the efforts of a local sovereign to enforce rules applicable to global, ये जो लोकल sovereign मतलब क्या, लोकल एरिया, लोकल जगह जहाँ पे कि भाई यहाँ पे वो रूल अप्लाई होंगे या नहीं होंगे, वो डिसाइड करना एक तरीके से। ये सब एक चैलेंजिंग है कि कहाँ पे क्या एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ फिजिकल लोकेशन, द एबिलिटी ऑफ फिजिकल लोकेशन टू गिव नोटिस विच सेट ऑफ रूल्स अप्लाई। अब फिजिकल लोकेशन डिसाइड करना यहाँ बहुत मुश्किल रहता है, जहाँ पे ये नोटिस दें कि हाँ ये इस एरिया के इंटरनेट यूजर्स के लिए, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये सब थोड़ा सा चैलेंजिंग है साइबर जुरिडिक्शन में। अब यहाँ चलते हैं। नाउ लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू साइबर जुरिडिक्शन। द रेलेवेंट लेजिस्लेशन रिलेटेड टू साइबर जुरिडिक्शन इन इंडिया। अब साइबर जुरिडिक्शन से रिलेटेड, साइबर पावर से रिलेटेड, साइबर अथॉरिटी से रिलेटेड कुछ लॉज हैं। तो पहला लॉ तो यही बनाया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसमें सेक्शन 75 ने बताया कि जो एक्ट है वो अप्लाई होगा किसी भी ऑफेंस पे, किसी भी गलत काम पे, कंट्रावेंशन पे, जो कमिटेड आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर हुआ है, बाय एनी पर्सन, इफ द एक्ट और कंडक्टिंग कंस्टिट्यूट द ऑफेंस इन्वॉल्व अ कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क लोकेटेड इन इंडिया। मतलब कोई बाहर का भी बंदा है, अगर उसने ऐसा क्राइम किया जो कंप्यूटर इंडिया में लोकेटेड है, कंप्यूटर सिस्टम इंडिया में लोकेटेड है, कंप्यूटर नेटवर्क इंडिया में लोकेटेड है, उस पर भैया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अप्लाई हो जाएगा और ऐसे बंदे को पकड़ने का राइट है। इंडियन पेनल कोड, भारत में जितनी भी सजा मिलती है वो इंडियन पेनल कोड के धारा के तहत जो मिलती है, तो इंडियन पेनल कोड 1860 फॉलो कर रहे हैं। बताओ, आजादी से बहुत साल पहले के पुराने इंडियन पेनल पेनल कोड थे, उसको सेक्शन 3 सेक्शन 4 के एक्ट में जो है वो जुरिडिक्शन पावर दिया गया इंडियन कोर्ट्स को। इंडियन कोर्ट ऐसे केसेस को डील करेगा। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है, उसमें भी सेक्शन 88 में फिर सारे के सारे पावर दे दिए गए कि भाई हाँ कोई बात नहीं, अगर ऐसी टाइप से जो जुरिडिक्शन मतलब ये होंगी साइबर क्राइम भी, तो हम डील कर सकते हैं। एक बात बताओ, जब ये सब आईटी एक्ट नहीं था तो इंडियन पेनल कोड में थोड़ी ना ये सब पता था कि कंप्यूटर के बारे में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में थोड़ी ना ये सब, लेकिन अब धीरे धीरे उन सब में भी अमेंडमेंट कर रहे हैं ताकि सजा तो मिले किसी को अगर कोई गलत काम करता है तो। नाउ रोल प्लेड बाय इंडियन कोर्ट्स रिगार्डिंग साइबर जुरिडिक्शन। भाई इंडियन कोर्ट भी तो अल्टीमेटली अगर सजा देनी है तो कोर्ट को तो इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कितने सारे लॉ बना दिए या हाई कोर्ट ने कैसे बनाए हैं, तो उन लोगों की बेसिकली इन लोगों ने बताया कि हाँ ठीक है ये चीजें करने पे सजा हो जाएगी, ये गलत है, ये गलत है। जैसे कि हाई कोर्ट ने बताया कि द एक्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रोविजन टू कैच द इंटरनेट पोर्नोग्राफी ऑन फॉरेन वेबसाइट बट ओनली फॉर साइट इन इंडिया। तो कोर्ट ने कई ऐसे डिसीजन लिए। देखो कानून कैसे बनते हैं, एक तो एक्ट बन जाए तो कानून हो गया, या सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन ले गए तो कानून हो गया, या फिर कोर्ट्स अगर डिसीजन दे दे, कोर्ट्स चाहे तो कानून बना सकते। कोर्ट का जो डिसीजन है ना वही अपने आप में एक कानून है। तो कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई देखो ऐसा है, इंडिया में अगर कोई पोर्नोग्राफी साइट्स है, गलत साइट्स है, एडल्ट्री साइट्स है, उस पर तो हम बैन लगा सकते हैं, लेकिन फॉरेन में उस पर तो हमारी पावर है ही नहीं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने भाई इस SIL इम्पोर्ट और एग्जिम में बताया कि जो जुडिशियरी है टू इंटरप्रेट अ स्टैट्यूट बाय मेकिंग अलाउंस फॉर एनी रेलेवेंट टेक्नोलॉजिकल चेंज दैट हैज अकर्ड, कि भैया आप लोग अगर कोई फैसला ले रहे हो ना तो टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट को भी देखो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हर एक कोर्ट्स को, ऐसा नहीं कि आज से 100 साल पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी उसी के तौर तरीके पे आप चल रहे हो, नहीं। तो ये सब कोर्ट का भी बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी चीज को, किसी चीज से रिलेटेड रूल्स सेट करने में। नाउ नीड फॉर द आर फॉर इंडिया रिगार्डिंग साइबर जुरिडिक्शन। अब ये क्या है कि साइबर जुरिडिक्शन के लिए इंडिया में क्या क्या चीजें की जरूरत है। तो देखो इन द प्रेजेंट सिनेरियो वेयर द साइबर क्राइम्स आर इंक्रीजिंग, साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं टू एन अलार्मिंग एक्सटेंट, अब तो बहुत ही बड़े लेवल पे साइबर क्राइम्स बढ़ गए। द प्रेजेंट नीड ऑफ द आर इज टू हैव ब्रॉड बेस्ड कन्वेंशन। अब यहाँ पे भैया बहुत बड़े लेवल पे हमें डील करने की जरूरत है क्रिमिनल सब्सटेंसिव लॉ मैटर्स को। क्रिमिनल एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, क्रिमिनल प्रोसीजरल क्वेश्चंस ज्यादा हो रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ क्रिमिनल लॉ के प्रोसीजर्स और एग्रीमेंट्स को उस हिसाब से डिजाइन किया जाना चाहिए, और उन्होंने डिजाइन किया भी है। तो जो IT एक्ट 2000 है उसने क्या किया, उसने उन्हीं सब चीजों को इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे, जो वर्ल्ड वाइड पहले से लॉ चलते आ रहे हैं। द ओवरकम डिफिकल्टीज और अमेंडमेंट मस्ट बी मेड टू द, और उसके बाद
अमेंडमेंट कर दिया इंडियन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, इंडियन पेनल कोड में, ताकि इंडिया में भी जो साइबर जुरिडिक्शन से रिलेटेड या साइबर तरीके से जो साइबर क्राइम को डील करने के लिए जो पावर्स चाहिए वो यहाँ पे मिल सके। ये जो आईटी एक्ट है वो आया ही इसीलिए। P2P नेटवर्क्स एंड कॉपीराइट इंडस्ट्री। देखो कॉपीराइट इंडस्ट्री में क्या है, आपने कुछ ओरिजिनली आर्ट वर्क डेवलप किया और कोई आपकी वो कॉपी ना कर ले, सॉफ्टवेयर डेवलप किया, म्यूजिक बना लिया, मूवी बना ली, उसको कोई कॉपी ना कर ले, तो उसको भी बचाना है, क्योंकि ये सब तो इलेक्ट्रॉनिकली ही चीजें रहती हैं। तो मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड हैव डाउनलोडेड वेरियस P2P सॉफ्टवेयर, बहुत सारे P2P सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हुए लोगों ने, एंड इंक्रीजिंग यूजिंग देम टू। और ये सब क्यों किए करते हैं लोग, ताकि म्यूजिक एक्सचेंज करें, मूवी एक दूसरे को शेयर करें, सॉफ्टवेयर फाइल्स शेयर करें। जो कॉपीराइट इंडस्ट्री है, the copyright industry has been giving figures that go to show the decline in the sales of copyrighted product, and they cite the reason as internet piracy। ये कह रहे हैं कि अब ओरिजिनल कंटेंट को खरीदने की लिए पैसे ही नहीं पे कर रहे हैं या ले ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि प्राइरेसी चीजें, पायरेसी मूवीज, गलत तरीके से गलत वेबसाइट से चीजें लोग डाउनलोड करके एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, और इससे कॉपीराइट इंडस्ट्री को बहुत सारा नुकसान हो रहा है, उनकी सेल्स कम हो गई है। द स्टेक्स एज रिपोर्टेड बाय द इंडस्ट्री आर डेफिनेटली हाई। अब बताओ ऐसे चीजें में इंडस्ट्री को कितना बड़ा नुकसान है। द इंडस्ट्री पॉइंट्स द फिंगर डायरेक्टली टू एट द इंटरनेट, और इंडस्ट्री ने सारा का सारा दोष किसको दिया? इंटरनेट को। The industry argues that online piracy eliminate the economic incentives। भैया ऑनलाइन पायरेसी की वजह से इकोनॉमिकली बहुत नुकसान हो रहा है। बताओ इकोनॉमिकली उस जिस बंदे ने डेवलप किया उसको तो नुकसान है ही, साथ में अगर उसके एसोसिएटेड लोग जितने भी उन सबको नुकसान है, तो ये बहुत ही खतरा है किसी भी इकोनॉमी के लिए। फॉर अ बिजनेस टू इन्वेस्ट मिलियन इन द प्रोडक्शन, भैया बहुत सारे मिलियंस, मतलब लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं किसी मूवीज को बनाने में, सॉफ्टवेयर को बनाने में, वीडियो गेम्स को डेवलप करने में, सीरीज को डेवलप, और लोग इसका गलत इस्तेमाल कर देते हैं। अब बिजनेस विल नो लॉन्ग, अब देखते हैं ना कि ऑनलाइन रिलीज कर दिया, गलत तरीके से रिलीज हो गई मूवी, भैया उनके साथ कितना बड़ा धोखा हो जाता है। कितने सारे लोग उसमें काम करते हैं, वो भी एक इंडस्ट्री है जहाँ पे छोटे लोग से लेके बड़े एक्टर्स तक काम करते हैं, और उन सबका अगर आप बड़े एक्टर्स को देखो तो चलो वो पैसा ऑलरेडी बना चुके, लेकिन जो छोटे छोटे लोग हैं जिनकी रोजी रोटी उन्हीं इंडस्ट्री में काम करके चले, उनके साथ तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। बिजनेस विल नो लॉन्गर गेट अ रिटर्न ऑन इट्स। अरे ऐसे किस, बताओ आपने कोई देखा कि 100 करोड़ की मूवी बनी और उसमें कलेक्शन 50 करोड़ की आई, तो बताओ इन्वेस्टमेंट भी रिटर्न नहीं मिला उसको, तो कोई भी बंदा आगे से मूवी बनाने से तो डरेगा। इफ अ कंज्यूमर कैन गेट फ्री ऑनलाइन, अगर फ्री ऑनलाइन मिल जाएगा, तो ये सब चीजें हैं जो भाई इंटरनेट पायरेसी की वजह से हो रही है। इन दैट मैनर इंटरनेट पायरेसी वुड हिंडर द ग्रोथ ऑफ क्रिएटिविटी। और ऐसा चलता रहा ना, तो ये जो इंटरनेट पायरेसी अगर नहीं रुक गई, तो लोग क्रिएटिविटी के नाम पे बंद ही कर देंगे, क्रिएटिविटी करने से कतराएंगे कि भाई, क्योंकि उसमें तो जो है बहुत पैसा और टाइम लगता है। बस आपके लिए इतना ही बहुत है समझने के लिए, जानने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा धीरे जरूर रहता हूँ एक्सप्लेन करते टाइम, ताकि आपको कुछ समझ में आए कि अगर आपने टाइम दिया मेरी वीडियोस को देखने में, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा दे रहे हो, तो ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ एक प्लेन रीडिंग करके निकल रहा हूँ। मैंने अभी तक जो भी अपनी सीए की स्टडी में या फिर बीकॉम में या यूएस सीपीए की स्टडी में जो भी पढ़ा है, जितने एक्ट मैंने पढ़े हैं, जितनी चीज़ें, बड़े बड़े लेक्चरर, बड़े बड़े टीचर्स से मैंने क्लासेस ली, मैंने लाखों रुपए दिए हैं इन लोगों को या इन टीचर्स को जिन्होंने मुझे ये सब पढ़ाया है। तो मैं तो बस वही जो चीज़ें मैंने उनसे सीखी है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं बिल्कुल भी नहीं समझता ये कि मैं एक कॉलेज के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। मैं हमेशा यही मान के चलता हूँ कि आप लोग अब आगे के लिए एक फ्यूचर हो, आगे इंडस्ट्री के लिए या अपना खुद का बिजनेस सेटअप करोगे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मैं देखता हूँ कि लोग सीए की स्टडी के लिए मोटिवेशन कराते हैं या मोटिवेशन लेक्चर्स देते हैं, आईआईटी के लिए देते हैं, नीट के लिए देते हैं, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मतलब इन सब चीज़ की पढ़ाई के लिए बहुत, यूपीएससी के लिए मोटिवेशंस इतनी सारी होती हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि जैसे ट्वेल्थ के बाद हम कॉलेज में आते हैं, चाहे वो बीए बीकॉम है, इसमें भी उतनी ही मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर ये सब चीज़ें करके सी आई आई टी नीट यूपीएससी जो बड़ी बड़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसको करके अगर
लाइफ चेंज होती है किसी की, और मोटिवेशन भी ऐसे मिलता है, लाइफ बदल जाएगी, ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा, बड़े सपने देखो। लाइफ अगर यहाँ बदलती है ना, तो मुझे लगता है कॉलेज से ना लाइफ शुरू होती है। तो हमें अगर शुरुआत अच्छी करनी है, और शुरुआत से ही अगर हम अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे चीज़ों को, तो मुझे लगता है लाइफ बदल सकती है। लाइफ बदलने के लिए फिर ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब ये पता नहीं, ये तो एक बैड लक ही है कॉलेज स्टूडेंट्स का, या तो वो खुद को कम मानते हैं दूसरों से। जबकि मैंने इंडस्ट्री में देखा है कि कॉलेज स्टूडेंट्स जो रियल ग्रेजुएट्स होते हैं, रियल ग्रेजुएट मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है कि आजकल लोग ग्रेजुएशन को बहुत हल्के में ले रहे हैं। उनको लगता है ग्रेजुएशन की कोई वैल्यू ही नहीं है, और इस वजह से वो ऐसी चीज़ें जो उनको पढ़ाया गया है, जो उनके सिलेबस में, वो नहीं पढ़ते हैं। और फिर लेटेस्ट स्टेज पे जाके जब उन इंडस्ट्री में जाते हैं, तो वही सब चीज़ देखने, सीखने और समझने में ना उनको 5 साल, 6 साल, 8 साल लग जाते हैं। और फिर बाद में वो बोलते हैं यार ये सब हमें तो पता ही नहीं था। मैंने इंडस्ट्री में ये सब देखा है, और मेरी तो शुरू से ही कोशिश रही है कि मैंने बीकॉम में क्या पढ़ा, सीए में क्या पढ़ा, या इसमें यूएस सीपीए में क्या पढ़ रहा हूँ, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकूँ। जरूरी नहीं कि सीए ही लाइफ बदल देगी, या यूएस सीपीए। हो सकता है बीकॉम में जो मैंने सब पढ़ा उसी से लाइफ बदल जाए। लाइफ बदलने का मतलब क्या है यार? हम बस आगे बढ़ रहे हैं, कुछ अच्छा करें अपनी लाइफ में, कुछ पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो हमसे, है ना? तो अपने आप को कम मत समझो। हाँ, आपको लगता है कि भाई मेरा टाइम टेकिंग लेक्चर्स हैं मेरे, या फिर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताने के लिए तो मैं हुई नहीं। मेरा तो बस ये है कि इतने अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स आपको मिले हैं, और आप अगर इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा भी रिटेन कर पाते हो माइंड में, तो कल होके जाके आपकी लाइफ बहुत इजी रहने वाली है, और बहुत अच्छा करोगे अपने करियर में। बस इसी मोटिव के साथ मैं आप लोगों को अच्छी एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करता हूँ, और ये कोई गारंटी भी नहीं कि मैं ही बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे टीचर्स होंगे जो एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं तो बस आपको एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और आप भी स्टूडेंट है, तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन अस। हमारे बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है, है ना? बस मैं आपसे ये सब बीकॉम करके आगे की पढ़ाई में लगा हुआ हूँ, और आप लोग बीकॉम कर रहे हैं, बस यही डिफरेंस है। तो अच्छे से पढ़ो, पेपर तो पास हो ही जाओगे। और डीयू का तो सिंपल फंडा है, उसमें अगर पास करना है तो लोग मानते ही हैं कि ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मेरा मानना है कि मेहनत करो अच्छे से, सिर्फ पास होने के लिए नहीं, अपने आप को बदलने के लिए। क्योंकि ये सारी की सारी जो नॉलेज है, चाहे वो कंपनी लॉ है, इनकम टैक्स है, साइबर क्राइम है, इंडस्ट्रियल लॉ है, या जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, मुझे लगता है बिजनेस लॉ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सब ना लाइफ चेंजिंग सब्जेक्ट्स हैं। जब आप ये सब करके अच्छे नंबर लेके जाओगे इंडस्ट्री में, इन सब के बारे में ऑलरेडी आप जान रहे होगे, तो नो डाउट आपके लिए रास्ता या जो सफ़र है सक्सेस का, वो आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और शुरू करेंगे हम यूनिट 3, कंटेम्प्रेरी बिजनेस इशू इन साइबर स्पेस। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।